हेलो एवरीवन, मैं मिशकू। वतन की बात हम वतनों के साथ। इस साल का हमारा ये सेकंड वेबिनार है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन ऑन द वे हैं। जस्ट फ्यू वीक्स लेफ्ट, और वी आर everybody in India or outside India who loves India, or even we are very much interested to know what's going on एंड क्या होगा, कैसे होगा। ये इलेक्शन कई एतबार से न सिर्फ अहम है, बल्कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो भी तय करेंगे कि पूरा इंडिया किस तरफ जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह की चीजें जो हमारे मुल्क का की जो खूबसूरती थी, एकता में अनेकता की, उस फैब्रिक में कहीं ना कहीं दरार आई है, और वो बहुत तकलीफदेह है हम जैसों के लिए। मेरी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस तरह के लोगों को कनेक्ट कर सकें जो एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें, अपना अपना हेल्प करें। ना कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ जो कुछ चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ न हो। आज हमारे साथ बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं मौजूद, और मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास अशोक वानखेड़े जी हैं, सदर जाफर हैं, भाषा सिंह हैं, इकबाल चंद मल्होत्रा साहब हैं, संजय कपूर हैं, और SM अम्मार नासिर साहब भी हैं। और शिवा असलम फहमी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगी। शी इज ऑन द वे बैक टू होम। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और भाषा, मैं आपसे शुरू करूंगी। हम ये देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं, यानी इंडिविजुअल और जो अलग इंडिविजुअल लड़ते हैं वो नहीं, या छोटी पार्टियां नहीं, लेकिन वो पार्टीज जो मेन स्ट्रीम में लड़ रही हैं और जिनका एक पिक्चर सामने आ रही है एज एन अपोजिशन और एज एन जो भी रूलिंग पार्टी है, दोनों की। आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी का बारे में जी बात करना चाहेंगी कि आज समाजवादी पार्टी कहाँ है। इज दिस द स्ट्रगलर पार्टी और इट्स द होप? This is your topic and you जी have floor for 10 to 12 minutes. Is जी mic बहुत बहुत जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इस पूरे कार्यक्रम को संजोया है और अलग अलग पार्टीज पर हम बहुत विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारा जो लोकतंत्र इतना विविध है, इतना डाइवर्सिफाइड है, उसमें हम एक या दो के बारे में नहीं, बाकी तमाम जितने कलर्स हैं, जो हमारा रेनबो कलर है इंडियन पॉलिटिक्स का, उसके बारे में हम बात करें। और जहां तक जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है समाजवादी पार्टी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय अखिलेश यादव ने उसकी कमान संभाली हुई है, और पिछले चुनाव से लेकर अभी तक जिस तरह का प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, उसमें शुरुआती जो दिन थे, खास तौर से मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि कोरोना काल में जिस तरह का हस्तक्षेप, जिस तरह का एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत महसूस हो रही थी, जब बिल्कुल पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने पूरी जनता को छोड़ दिया था अपने मुस्तकबिल पर लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, मरने के लिए। कोई पुरसा हाल नहीं था। वहां पे उस समय भी मैंने बहुत दौरा किया था उत्तर प्रदेश का अपनी गाड़ी चलाते हुए, और उस समय भी मैंने देखा था कि जो आवाम है, उत्तर प्रदेश की जनता है, वह एक दूसरे की मदद करने के लिए आ रही थी, वह बिहारी प्रवासियों की मदद करने आ रही थी। उन सब लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे का साथ दिया था। और यहाँ पर मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की धरती में ही कोरोना की पहली लहर के दौरान जो नफरत फैलाई गई थी मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी के नाम पर जिस तरह की नफरत
नफरत फैलाई गई थी, उसका भी पुरजोर जवाब उत्तर प्रदेश में दिया गया। उस तरह का हमें जिस तरह का दंगा फसाद कोरोना काल में करने की कोशिश की गई वो नहीं दिखाई दिया। यह जब मैं सब कह रही हूँ तो वहां पर उस दौर में जरूर एक निराशा थी समाजवादी पार्टी से या बसपा से कि जिस तरह से उसको राजनीतिक दखल करना चाहिए था, सोशल मीडिया और ट्विटर से बाहर निकल के हस्तक्षेप करना चाहिए था, वह हस्तक्षेप उनका नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अब जो रंगरूप है, जब हम 2021 के दिसंबर में आपसे बात कर रहे हैं, उस समय एक दिखाई देता है, और खास तौर से इस पे जो बहुत अहम जो पैरामीटर हमारे सामने आता है वह आता है कि जो पंचायती चुनाव हुए, जहां सीधे चुनाव हुए, जहां लोगों ने वोट डाले, जिसके बाद से मोदी सरकार और योगी सरकार की घंटी बजी, उनको लगा कि जमीन खिसक रही है, उसमें दिखाई दिया कि बहुत बड़े पैमाने पे जो गुस्सा था, जो दबा हुआ था, जो बाहर नहीं आ रहा था, वह बाहर आया। बहुत करारी हार भाजपा और उनके समर्थकों को हुई वहां पर। और उसके बाद से जो डैमेज कंट्रोल आज की तारीख तक दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे डिस्कोर्स को हिंदू मुसलमान करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद जाकर बोलना, यह टोपी वाले, लाल टोपी वाले, उधर से वो जालीदार टोपी वाले। तो मुझे एक बात जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि इस तरह की जो राजनीति करने की कोशिश है, क्योंकि उनके पास एजेंडा बहुत साफ है, एजेंडा सिर्फ एक है कि हिंदू मुसलमान करना है, नफरत करना है और निश्चित तौर पे पैसा बहाना है। इसके खिलाफ अगर आप देखिए तो जो हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी की रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं, और खास तौर से इस बारे में मैं उनकी तारीफ इस मामले में करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस इलाके से शुरुआत की, बुंदेलखंड कोई बहुत मजबूत इलाका उनका नहीं माना कि बुंदेलखंड में ठीक है। हाँ, बुंदेलखंड में आप देखेंगे कि बुंदेलखंड में उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित किया, लोग आए मीटिंगों में, रैलियां अपरंपार हो रही हैं। तो उससे एक चीज समझ आती है कि एक तरह का जो नरेशन कॉरपोरेट मीडिया के जरिए बिल्डअप किया जा रहा था कि ये कोई विकल्प नहीं है, लोग यही चाहते हैं, है ना, तो दूसरे तरफ जो रिजेंटमेंट था उसको वो जरूर मौजूद था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा। अब इसी क्रम में देखिए, हम आज बात करें और किसान आंदोलन की बात ना करें तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हम नहीं समझ पाएंगे। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, वहां पर आप देखिए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ समझौता किया है, जयंत चौधरी के साथ समझौता किया, और किसानों का जो बड़े पैमाने पर जो उनके पिता, अब मजेदार बात है कि दोनों ही लोग अपने पिता की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और कम मेहनत में इनको काफी चीजें मिल रही है, क्योंकि आक्रोश को कोई और उस बड़े पैमाने पर जमीन नहीं मिल रही है। तो एक चीज दिखाई दी है कि अभी बहुत आरंभिक है, आगे क्या रंग रूप लेगा, किस तरह से ये लोग भी अपना कैंपेन कर पाएंगे, लेकिन ये जो काउंटर बिल्डअप किया है, यह काउंटर बहुत मजेदार है कि भाई आप नफरत की बात कर रहे हैं लेकिन हम दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक तरफ जो नरेशन पूरा बहुत कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला में तब्दील उत्तर प्रदेश जो हुआ है पिछले दिनों में, तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जब भारत के जो हिंदू फासिस्ट स्टेट में तब्दील करने की तैयारी है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि वही प्रयोगस्थली है गुजरात के बाद कि अब जो सारा आगे का भविष्य है, 2024 का पूरा भविष्य है, वह सब कुछ यहीं से निर्धारित होना है। तो इसमें जो देश का आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लॉलेसनेस है। आप देखिए कि रोज जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं, दलितों, जनरल जो विरोध करने वाले लोग हैं, बेरोजगार हैं, बच्चों के साथ जो सड़क पर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके ऊपर जो एक पूरा गुंडा राज इस समय है, तो उसमें विकल्प के तौर पर, डिफॉल्ट के तौर पर मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इसके लिए बहुत मशक्कत नहीं की उन्होंने, लेकिन जो गुस्सा है वो एक पॉलिटिकल रूप, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पा रहा है। ये दिखाई देता है कि लोगों को आशा बंधी है, लोगों को लग रहा है कि जितने बुरे हाल पिछले 5 सालों में हुए हैं, और जिस तरह का एक पूरा लॉलेसनेस है, भीषण तौर पे लॉलेसनेस है,
और मैं यहाँ पे कास्ट और सब कास्ट में बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि कास्ट सब कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से ठाकुर वर्चस्व है, ब्राह्मण से लड़ाई है, दलितों पे हमला है, मुसलमान तो दुश्मन नंबर 1 है ही। तो इसमें जो नफरत की पॉलिटिक्स है उसका एक काउंटर, उसकी एक होप, उसकी एक आशा यहाँ दिखाई दे रही है। और अभी तक का जो पूरा का पूरा क्रम है और जो कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन सही ढंग से काम करते हैं, अगर बहुत खून से लथपथ चुनाव नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि लोगों का जो आक्रोश पंचायत चुनाव के दौरान दिखाई दिया था वह सस्टेन करना चाहिए। हालांकि अभी समय है, अभी बहुत कार्ड्स हैं, नफरत अपना रोल अदा करती है, लेकिन बहुत पुराना पिटा पिटाया सा एक जुमला है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हालांकि भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि जो नफरत की काठ की हांडी होती है वो बार बार चढ़ती है और एक नफरत का माहौल बनाया जाता है। तो बहुत तीखी लड़ाई है, बहुत तीखी लड़ाई है, कदम कदम पे लड़ाई है। और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ी चीजें दांव पे लगी हैं। 2024 का दांव लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव लगा है। और यह अपने आप में बहुत निराला चुनाव इसलिए भी होगा कि इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कमान संभाले हुए हैं। इन सबके बीच जो आपसी टकराहट है वह तो मौजूद है, लेकिन उनको लग रहा है कि जो सत्ता है आगे 24 के बाद का जो भविष्य है वह बिना उत्तर प्रदेश को फतह किए नहीं निकाला जा सकता। और हमने देखा कि किस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए 3 कृषि कानून भी उन्होंने वापस लिए हैं। तो ये जो पूरा का पूरी जमीन है, यह समाजवादी पार्टी को एक आशा के तौर पर पेश करती है, क्योंकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासतौर से बसपा का एक 20% के करीब वोट हमेशा रहा है, लेकिन वह जिस तरह से डिस्कोर्स से गायब है, हालांकि उसका बहुत साइलेंट वोटर रहता है, तमाम समीकरणों पे बात होती है, लेकिन आज की तारीख में जो लड़ाई है और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वह दिखाई दे रही हैं कि वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी और उसके इर्द गिर्द जो गठबंधन बन रहा है उसमें है, और उसमें बहुत से लोगों को अलग अलग चीजें होती दिखाई दे रही हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो जातिगत समीकरण है, जो नफरत के खिलाफ एक बड़े व्यापक फलक की बातचीत है, वो बहुत बड़ा फलक तो अभी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी अलग ढंग से फाइट कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी काफी दांव लगाया है, लेकिन जो सांगठनिक ढांचा है, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका वोट डलवाने वाला स्ट्रक्चर कितना है, और वह स्ट्रक्चर अभी बीजेपी के बरक्स जो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन है उसके बाद पास तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। पैसे में तो दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भाजपा तो पैसा बहाने के लिए बहुत मशहूर रही है, हम सब जानते हैं कि लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, लोग जिस तरह से जो गुंडा राज है उससे तबाह हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, और जिस तरह से इसने मजबूर किया है मोदी सरकार को बैकफुट जाने में, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई वैसी नहीं है जैसे कॉरपोरेट मीडिया या बड़ा मीडिया या बड़े मीडिया घराने दिखा रहे हैं कि बस सब जय जय है और योगी जी अयोध्या में दिए जलाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और चुनाव फतह कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो ना तो किसान कृषि कानून वापस लेने पड़ते, ना पेट्रोल डीजल पे बात करनी पड़ती, ना बेरोजगारी पे बात करनी पड़ती। तो मुझे अभी की तारीख में यह समीकरण इस ओर भाजपा को चुनौती देता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि मैंने ज्यादा समय नहीं लिया जितना निर्धारित आपने किया था। जी You have few minutes if you want to conclude this. जी हाँ, 2-3 चीजें और जो मुझे बहुत अहम लगती हैं कि जो एक युवा है, उत्तर प्रदेश का युवा, देखिए बहुत 2 हिस्सों में बहुत साफ बटा हुआ है। खास तौर से जो एक लुम्पन गूंज में तब्दील हुआ युवा है, जिसमें डोमिनेंट कास्ट भी है और जिसमें ऑप्रेस्ड कास्ट भी है, उसमें भी बहुत इनरोड्स हुए हैं। हम देखते हैं कि जरा जरा से मामले में भगवा गमछा डाल के जो सड़क पर उतरते हैं, वसूली करते हैं, ठोकते हैं। तो एक तरफ तो वो युवा है, और दूसरी तरफ वह युवा दिखाई देता है जो जिसकी तादाद बहुत अच्छी खासी है, जो बहुत परेशान है, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और इस कृषि जब आंदोलन पूरा चला 1 साल, उस दौरान मैंने बहुत लोगों से बात की
तो उनका ये कहना है कि ये तो जो वादे किए वो तो छोड़ दीजिए, जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए वो तो छोड़ ही दीजिए। ये तो जो हमारे अभी के संसाधन हैं, अभी की नौकरी है, अभी की जमीन है, अभी की जो कीमत का सवाल है, वह बहुत अहम है और उस पर कहीं बातचीत नहीं। और इसी के साथ साथ जो गन्ना किसानों का सवाल है, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही गाजीपुर और टीकरी में थी। दोनों जगह पे जो यूपी का किसान है और जो नौजवान किसान है जो खेती से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, तो उनको ये लग रहा है कि जो गन्ने के नाम पर इतने समय तक धोखा होता रहा, वो उनका कहना है कि किसान इतनी जल्दी भूलता नहीं है। आपने लॉलीपॉप दिखा दिया है, लेकिन आपने हमारी बहुत कीमत ली है, इतने समय तक हमें नौकरी नहीं मिली। और ये अकारण नहीं है कि ये एक जो हिस्सा है बहुत बड़ा, इसको लग रहा है कि इसके लिए डू और डाई का हिसाब बन सकता है। अभी बना है कि नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन इन चुनावों में महिला वोटर, नौजवान वोटर और वह वोटर जिसको हम कहते हैं कि एस्पिरेंट क्लास, जो एक पैदा हुई है तमाम सेक्शंस में, वो जो है एक हद तक, जिसमें बिल्कुल घोर नफरत वाला एजेंडा नहीं है, हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा नहीं है, इसके अलावा जो आबादी है उसके जो बुनियादी सवाल हैं उनकी मांग जितनी तेज रहेगी और पॉलिटिकल फोरफ्रंट पे रहेगी, मुझे लगता है कि उतना ही अहम इन लोगों का पार्टिसिपेशन और उसमें एक आशा के तौर पे अगर यह गठबंधन व्यापक बनता है और अपने मुद्दों पे केंद्रित रहता है, क्योंकि भी डाइवर्जेंस की भी बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन शुरुआती जो तैयारी है, चाहे वो आरएलडी की हो, चाहे वो अखिलेश की हो, तो मुझे लगता है एजेंडा सेट करने में अभी तक एक तरफ उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, बार बार टोपी, अलग अलग टोपियां ला रहे हैं, है ना, तो उससे एक डेस्परेशन दिखाई देता है कि बीजेपी के खेमे में एक डेस्परेशन है कि कैसे वापस जो है बिल्कुल ठोक बजाने वाले हिंदुत्व के एजेंडे पे बात हो कि भाई ठीक है, योगी ही सबक सिखा सकते, क्योंकि उनका तो बिल्कुल कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की धरती में आप चुनाव प्रचार देखिए, कहीं से भी शर्म लिहाज नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप मतलब आप प्रधानमंत्री हैं। वो उस तरह का जो शर्म लिहाज वाली एक पॉलिटिक्स रहा करती थी कि आप पीछे से बाकी जो आपके फ्रिंज एलिमेंट्स है वो खेलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये मुझे लगता है कि मार और काट बहुत तीखी होने वाली है, और इसलिए भी हम और आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, क्योंकि इसका जवाब कौन देगा। उनकी पॉलिटिक्स बहुत खुली है, कोई भ्रम, कोई डायलेमा नहीं है, वह क्या चाहते हैं उन्होंने एजेंडा साफ रख दिया है। सवाल इसको चुनौती देने का है, तो अभी जो चुनौती देने का एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, वहां एक आशा की किरण के तौर पे या एक पोटेंशियल के तौर पे जो चैलेंज कर सकता है वह समाजवादी पार्टी और उसका कोलिशन दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। तो मेरे पास ये कुछ सवाल हैं, मैं आप सबको यहाँ एक साथ ले लेती हूँ, हमारे सारे स्पीकर्स को, ताकि हम एक साथ बात कर सकें। भाषा, आप अभी यहाँ पर हैं, आपने कहा कि ये चुनाव बहुत खूनी हो सकते हैं। बहुत तो खूनी से मतलब आपका क्या फसाद से था या क्या था, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगी प्लीज? जी जी जी, मैंने ये बहुत सोच समझ के कहा कि ये खूनी या बहुत वॉयलेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसकी एक नजीर, इसका एक एग्जाम्पल हमने पंचायत चुनाव के दौरान देखा है कि किस तरह से जो पीपल्स मैंडेट है उसको लूटा गया, गोलियां चली। मतलब बहुत दिनों बाद, मैं करीब 26-27 साल से मीडिया में हूँ, बहुत दिनों बाद इस तरह का नजारा कि आप चुनते किसी को हैं, फिर उनको वोट डालने नहीं दिया जाता। तो ये सब जब पंचायत स्तर पर है, और जिस तरह से उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस मशीनरी है वो सक्रिय है, हर तरह के डिसेंट को, मतलब मामूली से डिसेंट हैं, शिक्षकों के डिसेंट हैं, भाई आपको तनख्वाह नहीं दी, सफाई कर्मचारियों की दिक्कतें हैं, आपने उनको तनख्वाह नहीं दी, बेरोजगारी को लेकर परेशान है नौजवान, जो लोकतंत्र की बुनियादी चीजें हैं
मेरा ये कहना है कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे आंदोलन है जिनको जिला प्रशासन स्तर पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से देखा जाता रहा है, निपटाया जाता रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 8-9 महीने से जो माहौल बना दिया गया है कि आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, लड़की के साथ बलात्कार होता है, वह आवाज उठाती है तो उसके परिवार को निशाने पे ले लिया जाता है, और एक तरह से बिल्कुल अलग ढंग का एक खौफ का माहौल तारी करने पे कोशिश हो रही है। उसे देखते हुए मुझे ये बहुत बड़ी आशंका दिखाई दे रही है कि अगर दिखाई देगा, और जिसको बार बार लोग कह रहे हैं कि ठोकने वाली राजनीति करेंगे, ठोक देंगे, है ना, ये कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं बोल रहा है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके हाथ में कमान है सत्ता की, वो लोग ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे ये अंदेशा लगता है कि जो इस तरह के स्वर बढ़ रहे हैं उनको दबाने के लिए वे किसी हद तक भी जा सकते हैं। भाई आप देखिए ना कि पंचायत चुनाव के दौरान हम सबने देखा कि वीडियो के कैमरे के सामने हो रही थी चीजें ना, बच्चे को लेकर वो प्रदर्शनकारी खड़ा है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे हाथ में बच्चा है, आप कर दीजिए। अगर मान लीजिए वह कैमरे पर नहीं होता तो हम आप तो शायद आज बात भी ना कर पाते। मीडिया के ऊपर जो खौफ तारी है कि हम कैसे रिपोर्ट करें, क्या करें, उसे देखते हुए लग रहा है कि 2022 की जो तैयारी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि लोग नाराज हैं, लोग नाराज बड़े पैमाने पर है, उस नाराजगी को मैनेज करने के लिए अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम तरह के पैसा हो रहा है, बहुत सी मांगे मानी जा रही हैं। गन्ना वाली मांग टिकैत ने रखी है, हो सकता है उसे भी मान लें वो, क्योंकि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी सरकार जो झुकने के लिए कुछ भी कभी सुनने को तैयार नहीं थी, वो आप देखिए कि जब लगा जमीन खिसक रही है तो तीनों कृषि कानून उसने ऐसे चुटकी बजाते हुए वापस ले ली। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बिल्कुल दूसरे ढंग से उत्तर प्रदेश में जनादेश पर हमले की तैयारी है, जिसे प्रियंका गांधी बहुत मजबूती से बोलती आई हैं। आप प्रियंका गांधी को देखिए, आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन जिस दिलेरी से उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिस तरह से वो पुलिस वाले को सिखा रही हैं कि तुम हमारे जनता के सेवक हो, तुम संविधान द्वारा नियुक्त हो, तुम एटलीस्ट याद करो। तो ये चीज अगर विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता को उत्तर प्रदेश की धरती पर बोलनी पड़ रही है, 3 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, उन्हें रोक दिया जा रहा है, यूपी के लखनऊ के एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील किया जा रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि जो दिन है वो बड़े खतरनाक दिन है। मीडिया को जिस तरह से निशाने पे लिया जा रहा है, हम आप बोल रहे हैं, त्रिपुरा ही में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी तमाम पत्रकारों की आवाजों को दबाने की FIR, सेडिशन, सदीक कप्पन जो हमारे साथी हैं वो अभी तक जेल में है ना, 5000 पन्नों की उनके ऊपर चार्जशीट है। हम आप भूल जाते हैं उनके बारे में बात करना, लेकिन एक आदमी की तो जिंदगी दांव पे लग गई ना, कोई अपराध किए बिना, एक शब्द लिखे बिना, एक शब्द बोले बिना एक कॉन्स्पिरेसी हो गई। तो ये सारे जो टेस्ट केस है ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पे जो हमला है उसके लिए जिस तरह से मशीनरी, और सरकार, मैं बहुत जोर दे के कहूंगी, इसके लिए जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है वह दिखा रहा है, बता रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यह डिसेंट, लोगों का आक्रोश बढ़ेगा तो इसे दबाने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं ये पता नहीं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमें इस बारे में सचेत होना बहुत जरूरी है। हमारे सामने पंचायत चुनाव को जो जनता ने वोट दिया और जो बाद में जो इलेक्शंस हुआ उसे किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, हम सब ने देखा और हम कुछ नहीं कर पाए, किसी सरकार ने इंटरवीन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब बीच बीच में कुछ अपना बोलता रहता है, हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वर में बहुत मजबूरी है। तो ये जब हाल है कि लोकतंत्र के जो 4 खंबे हैं, चारों खंबों में जिस तरह से बात है, लखीमपुर खीरी की बात है, हम सबके सामने वीडियो आ गए कि कैसे रौंदा गया, लेकिन जो दोषी है वह उसका जो पिता है वह तो आज की तारीख में भी देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, हटा तो नहीं पाए उसको, और पूरे दमखम के साथ वो हर जगह बोल रहा है। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत बहुत निश्चित तौर पे चिंताजनक है। मुझे लगता है कि मैं इनकी ओर जिक्र करना चाहती हूँ, और हम सब लोगों को जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, सच्ची खबरें लाना चाहते हैं,
हम सबको मिलकर इस पर बहुत सतर्क निगाह बनाए रखनी जरूरी है। जी।